स्वतंत्रता संग्राम के समय जी जो जी। किसानों को, जब महात्मा गांधी ने या नेताओं ने आंदोलन करने के लिए सड़कों पर लाया, तो उनको ये वचन दिया था कि आपको आपकी जमीनों के हक जरूर मिलेंगे। ज्योति योग्य जमीन जो थी वो नए हिमाचल में ही कांगड़ा में, हाँ, कांगड़ा तो में यहाँ पर वो पुराने लोग थे जो सदियों से उन जमीनों पर पाहु थे बने हुए। कौन लोग थे? देखिए ना, जमीनें तो पहले राजपूतों और ब्राह्मणों के पास ही थी। अच्छा अच्छा, जमीन उन्हीं की थी। ना ओबीसी के पास थी और ना ही सी पास के पास थी। उसमें जो ओबीसी के लोग थे मुख्यतया चौधरी कम्युनिटी, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया और जमीनें अपने हक में वो दर्ज करवाई। और जब मुजाहरा एक्ट लागू हुआ तो जो वो घराटी थे उनको मुजाहरों ने उठा दिया, बंद कर घराट, उनके पास मार पीट हुई। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आप सबका स्वागत है। आज इस मंच पे मौजूद हैं हमारे साथ त्रिलोक मेहरा जी। त्रिलोक मेहरा जी की गिनती उन उपन्यासकारों में होती है जिन्होंने जलते हुए जो ज्वलंत मुद्दे थे उनको लेके अपने उपन्यासों की रचनाएं की हैं। अभी तक उनके 3 उपन्यास जो है वो प्रकाशित हुए हैं और तीनों उपन्यास चर्चित रहे हैं। उनका सबसे चर्चित उपन्यास रहा है मुंडू। ये जो मुंडू उपन्यास था, ये जो मुंडू उपन्यास इसलिए भी ऐतिहासिक है और इसलिए भी पढ़ा जाता है कि जो मुजाहरा एक्ट था उसको लेके, मुजाहरा एक्ट क्या था, कैसे मुजाहरा एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ और उसका फायदा किसको हुआ, वो सारी कहानी आपको मुंडू उपन्यास में पढ़ने को मिलती है। इसी तरह इनका जो दूसरा उपन्यास है पानी के चुभते कांटे, ये जो पौंग डैम बना था उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण हुआ, उसके लोगों को विस्थापित किया गया और उनका जो पुनर्वास का मुद्दा जो 50-60 साल बीत जाने के बाद आज भी वैसे का वैसा है, उसको लेके इन्होंने उस उपन्यास की रचना की थी। इससे पहले शुरू में इन्होंने मंदिरों के जो प्रबंधन था उसको लेके पहला उपन्यास इन्होंने लिखा था सर, उस बिखरते इंद्रधनुष। वहीं से आपके उपन्यास लिखने की शुरुआत हुई थी। उपन्यास के अलावा त्रिलोक जी कहानी लेखन में बड़े सक्रिय हैं, कविता लेखन में बड़े सक्रिय हैं। आज हमारे साथ सर आपका स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे, चूंकि पौंग डैम का इशू आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। आज भी कई विस्थापित जो है वो अपने पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामले हाई कोर्ट से होते हुए, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए फिर वापस कोर्टों में आए। ऐसी भी सूचनाएं हैं कि अपने मुरब्बों को लेने के लिए, उनको पोजेशन लेने के लिए कई लोगों के वहां पे हत्याएं भी हो गई, हमारे जो लोग वहां पे गए थे। तो हम ये जानते हैं कि ये जो आपका उपन्यास है, जो पानी के चुभते कांटे, तो उसकी आपको कैसे सोच आई और उसको लिखने से पहले आपने किस तरह का जो रिसर्च वर्क था, है ना, इसका होमवर्क था, वो कैसे किया सर? पानी के चुभते कांटे उपन्यास की पृष्ठभूमि जी जब हिमाचल शैशव काल में था, जी। छोटा सा बच्चा था और ये केंद्र शासित प्रदेश था जी। उस समय ये मुद्दा उठा। हम कांगड़ा क्षेत्र पहले पंजाब में था जी 66, और पौंग डैम जो था वो उसकी योजना 1966 से पहले ही बन चुकी थी, जब हिमाचल पंजाब का कैरो के टाइम में, प्रताप सिंह कैरो के टाइम में। उस समय लोगों ने आंदोलन किया था तो कैरो साहब वहां पर आए थे, उस जगह पर जहां डैम बना हुआ है जी। तो उन्होंने कहा वो एरिया इतना उपजाऊ है कि कहते हैं कि भी अगर बाजू को काट करके उस जमीन में रोप दिया जाए तो उससे भी अंकुर निकल आते हैं, इतना उपजाऊ था वो एरिया। मतलब कांगड़ा की हल्दून घाटी, हल्दून घाटी जी। तो उन्होंने आंसू बहाए कि अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं इस हल्दून को उसमें शामिल ही नहीं करता, होने देता। लेकिन जब ये हो गया और कांगड़ा हिमाचल में मिल गया तो वहाँ की समस्याएं अलग हो गई।
जी। हिमाचल का कहने वाला कोई नहीं था। केंद्र जो कहेगा वही होगा। एक स्थान राजस्थान था और दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल था, तीसरी तरफ पंजाब था। जी। एग्रीमेंट पंजाब, केंद्र और राजस्थान राजस्थान के के बीच बीच में हुआ। हुआ। तो हिमाचल के लोगों की कुछ नहीं सुनी गई। तो उसमें शैशव काल में जो समस्या आई, तो उसमें के जो मुख्यमंत्री थे परमार जी, जी। वाईएस उन परमार जी, पर डॉक्टर बड़ा वाईएस परमार दबाव जी। था जी। किसी ना किसी तरह से यहाँ के लोगों को यहाँ से उठाया जाए। जी। लोग उठने के लिए तैयार नहीं थे। जी। जब उन्होंने आंदोलन किया और परमार जी के नारे लगाए, परमार गो बैक, गो बैक, तो परमार जी ने कहा था, देखो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसी जगह चले जाओगे जिसकी तुम्हारी जिंदगी भर ये समस्या हल नहीं हो सकती। जी। वैसे ही हुआ। वहां से मंत्री एमएलए चुनाव लड़ करके आए। उन्होंने लड़ा तो पौ डैम के वो मुद्दे पर ही, लेकिन जब वो शासन में आए तो उन्होंने भी लोगों की आवाज नहीं उठाई। तो जब मेरे विचार में ये आया कि भाई इतने लेखक हुए, 50 साल होने जा रहे हैं, ये मुद्दे की आवाज कोई उठा ही नहीं रहा, तब मेरा मन में आया कि मैं इस पर एक लंबी चौड़ी किताब लिखूं, अच्छी किताब लिखूं ताकि लोगों को पता चले। जी। ये मेरी इच्छा थी। जी। तो जब मैं चाहता था कि मेरे साथ मैं डैम का एरिया तो पानी में जलमग्न हो चुका है। जी। 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 लेकिन मैं चाहता था कि उनकी वास्तविक स्थिति राजस्थान में जाकर देखी जाए, जो यहाँ से विस्थापित करके वहां पे वहां जिनका गए पुनर्वास वहां किया पर देखी जाए। तो मैंने डैम होस्टिंग से संपर्क किया, हंसराज चौधरी जो उस संघर्ष समिति के प्रधान थे, और उनसे कहा कि मुझे आप भी ले चलिए, मेरा जो खर्च आएगा वो मैं वहन करूंगा। ठीक है। तो वहां पर हम 10-15 दिन रहे, एरिया में घूमे और मैंने उनकी वास्तविक मुरब्बों को भी देखा और जो विस्थापन ऑफिस था वहां भी गया, वहां की कहानियां भी सुनी। तो फिर आकर के मैं इस उपन्यास की रचना की। जी। इससे पहले आपका मुंडू जो उपन्यास है सर, वो भी एक बड़ा चर्चित उपन्यास है, नाम ही बड़ा चर्चित रहा है उसका, और वो जो मुजाहरा एक्ट की पृष्ठभूमि में लिखा गया, उसके बारे में भी हमें बताओ कि वो क्या कहानी है सर। मुंडू उपन्यास, देखिए सन 1973 की बात थी, जब लोगों को जमीनें मिल रही थी। जब मैं कमर साहब के वहां रहता था, कमर दुर्गा चंद जी। तो मैंने उस सारे राजनीतिक हलचल को देखा था। वो उनके पास रहना ही मेरे लिए ये सौभाग्य रहा कि ये उपन्यास की उत्पत्ति हुई। जी। तो मैंने देखा था वहां पर संघर्ष करते हुए किसानों को। जब मैं अपने घर आया तो यहाँ आंदोलन चले हुए थे, नारे लगते थे। तो उसी टाइम एक मुंशी राम है, अच्छा, पालमपुर के, तो वो भी लीड कर रहे थे अपने एरिया को। अच्छा। उनसे भी बातचीत हुई। बंसीलाल बैजनाथ थे, उनसे भी बातचीत हुई जी। तो फिर मैंने अपने आसपास, मेरा बेसिक जन्म स्थान तो विजयपुर था, तहसील पालमपुर में, लेकिन जब मैं बवारना सेटल हुआ तो मैंने आसपास मुजारों को देखा, उनको जमीनें मिलती हुई, उनके मुकदमे होते हुए और लड़ाइयां भी देखी। तो मुजाहरा एक्ट एक अच्छा मुद्दा था डॉक्टर परमार जी को अपनी सत्ता बचाए रखने में आने के लिए। अच्छा, क्योंकि जब पुराने हिमाचल में नया हिमाचल मिला तो इन दोनों में शंकाएं थी, ऊपर नीचे की शंकाएं थी, और माना जाता था कि जो नीचे के लोग आए हुए हैं वो शरारती होते हैं, ओवर पावर कर लेंगे पुराने हिमाचल को। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय जो किसानों को जब महात्मा गांधी ने या नेताओं ने आंदोलन करने के लिए सड़कों पर लाया तो उनको ये वचन दिया था कि आपको आपकी जमीनों के हक जरूर मिलेंगे। अच्छा, ऐसा था। तो कई जगह तो ऐसे हक मिले भी। तो माओवाद का प्रभाव भी था बिहार एरिया में। तो
उन्होंने इस एक्ट को, मुजारा एक्ट को हिमाचल में लागू करने का प्रयत्न किया, ताकि वो जितने भी मिले हुए लोग हैं नए हिमाचल के, वो उसकी फेवर में चले जाएं। तो क्या भाई एस परमार जी को इसका लाभ हुआ सर? बहुत बड़ा। देखो शालिग्राम थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप के लिए लकारा था। ये कहाँ से विधायक थे शालिग्राम जी? इनके शालिग्राम उसमें ये हल्दून घाटी में ही थे। अच्छा, शालिग्राम कॉमरेड थे। कामरेड थे जी। परशुराम शालिग्राम कामरेड नहीं थे, कांग्रेसी थे, कांग्रेस के थे। अच्छा। परशुराम कामरेड थे। अच्छा, कॉमरेड परशुराम। तो जब तो उन्होंने उससे डॉक्टर परमार को बहुत बड़ा फायदा मिला। कि भी यहाँ से चुन करके नेता गए, एमएलए बने, वो परमार के समर्थन में ही खड़े हुए, कुछ लोगों को छोड़ करके, जिन पर दीपक का प्रभाव था। जी, दीपक जानते हैं ना आप? हाँ हाँ, पार्टी सिंबल दीपक। बीजेपी माइंडेड लोग जो थे, तो वो कुछ गिने चुने लोग थे, लेकिन ज्यादातर फायदा परमार को इन इलाकों से हुआ। तभी जब ये इसको कहते हैं नॉन रक्तहीन क्रांति। अच्छा। जिसमें लोग मारे नहीं गए। वैसे लाठी लुठी तो चलती रहती नहीं, पर अगर जब हम इस आंदोलन की बात करते हैं, है ना, जिसको मंडी साइड में या बिलासपुर कलूर साइड में इसको 2448 बोला गया, और इस तरह का कि आधी जमीन उसको चली जाएगी, मुजारे को चली जाएगी, और एक उस टाइम गाना भी प्रचलित हुआ था, उसको आपके नॉलेज में है वो गाना? क्यों मरियां धारा ले लैनियां गवाइयां, किने किने खादी रहियां लोकारी कमाइयां। मुझे इस गाने के बारे में नहीं पता, लेकिन ये उन एरियो में नहीं हुआ लागू। वहां तो जमीन का सीधे से उसमें कोई सीलिंग नहीं थी वहां पर। वो बगीचे कहे जाते थे, बानक और खरातड़ी कही जाती थी। अच्छा। उपजाऊ जो भूमि थी, खेत योग्य भूमि, वो बहुत कम थी। खेत जमीन जोत योग्य जमीन जो थी वो नए हिमाचल में ही थी, कांगड़ा में। कांगड़ा तो यहाँ पर वो पुराने लोग थे जो सदियों से उन जमीनों पर पाहु थे बने हुए। अच्छा। कमाते थे, आधा हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी मालिक को देते थे। उनके कुछ नाम भी थे, जैसे गुरु जी को एक नारा चला था, ख्वाड़े पर अद्धो अध। हाँ, क्या क्या नारे थे उस दौर के, कुछ याद है आपको? मुझे एक पॉपुलर नारा याद है, जो जोतेगा जमीन उसकी। अच्छा। जोतेगा जो जमीन उसकी। जब ये चर्चा चली तो इसका मतलब अलग बनाया गया। जमींदारों ने लिया कि जो जोतेगा जमीन उसकी, उन्होंने अपने हक में लिया, और मुजदारों ने इसको अपने हक में लिया। तो असली में ये मुजारों के हक में ही था। ओके, हक में ही था। लैंड टू द टिलर, लैंड टू द टिलर। ओके। अच्छा। तो इसमें ये जो आपका उपन्यास है, ये क्या ये सिर्फ वहां की कहानी दिखाता है, या कोई एक पात्र की जो मुंशी मेरे उपन्यास का मुख्य पात्र रहा? अच्छा, तो मुंशी को मिल गया, मतलब मुंशी जो जमींदार था। ओके। तो उसके पास लोग काम करते थे, उसने अपनी जमीन उनको नाम करवा दी, तो उसको मुजारों के नाम। अच्छा। और उन लोगों ने कहा क्या मूर्ख आदमी है, इसने अपनी जमीन जो वो इनको दे दी, अब ये बच्चे इसके रोएंगे। लेकिन इस तरह होने के बावजूद भी उसने इस मूवमेंट को लीड किया था, मतलब और मुजारों के फेवर में खड़ा हुआ था। मुजारों के फेवर में खड़ा हुआ, बंसीराम मुजारे के फेवर में खड़ा हुआ बैजनाथ की तरफ से। और तो बंसीराम तो बाद में एमएलए जो रहे थे, उसी की बात रहे थे, एमएलए रहे थे, है ना, कॉमरेड एमएलए रहे थे बंसीराम जी। अच्छा, वो भी मुजारों के हक में खड़े हुए थे, और अपनी जमीन उन्होंने मुजारों को दी थी। जमीन खेतों में गोलियां चली थी, हक छीनने के, लोगों में लड़ाइयां हुई थी, लेकिन क्योंकि एक्ट था तो सरकार की उसमें शय थी इसको लागू करना है, तो रक्तहीन क्रांति ये हुआ था। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो ये मुजारा एक्ट की हम बात तो करते हैं, हमने भी सुना है, पढ़ा है, खबरें में लिखी है हमने कई तरह की। आज जितने भी जिनको भी जमीनें मिली थी मुजारा एक्ट के अधीन, उनका जीवन बिल्कुल सुधर गया, बढ़िया हो गया।
नहीं तो पहले उनके लिए पास खाने के लिए नहीं होता था। ये 13वां महीना जिसे बोल देते हैं, हाँ, अब उनकी जो कमाया हुआ उनके पास ही आता है, तो उनके बहुत सारों के जीवन जो वो सुधर गए, और जो कमा नहीं सकते थे वो अपनी जमीनों से हीन हो गए। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि उससे पहले जैसे मुजाहिर तो वहां पे जमीनों पे खेती, जमीनें किसकी थी गुरुजी? जमीनी मालिकों की थी, नहीं, मालिक जमींदारों की थी। कुछ कौन मालिक थे, मतलब जमींदार जिनके 100 कनाल 200 कनाल जमीन थी, जिस पर 5 10 मुजारे अलग अलग हिस्से में जमीन को जोतते थे, और उससे पैदा हुआ हिस्सा नहीं वो ठीक है, मैं आपसे कोई स्पेशल कम्युनिटी थी, कोई ग्रेज थे, कौन तो लोग थे? देखिए ना, जमीनें तो पहले राजपूतों और ब्राह्मणों के पास ही थी। अच्छा अच्छा, जमीन उन्हीं की थी, ना ओबीसी के पास थी और ना ही शेड्यूल कास्ट के पास थी। उसमें जो ओबीसी के लोग थे मुख्यतया चौधरी कम्युनिटी, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया और जमीनें अपने हक में वो दर्ज करवाई। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी थी वो डरपोक थे। मेरे उपन्यास में एक पात्र है, शास्त्री है, वो उनको अपने प्रभुत्व रखने के लिए संस्कृत के श्लोक सुनाया करता था, और संस्कृत के श्लोकों से डर करके उन लोगों ने कहा कि हमने आपकी जमीनें नहीं लेनी। संस्कृत के श्लोकों से डर गए थे। हाँ, और उसने एक नया तरीका अपनाया कि वो उनके बच्चों के टीपाएं बनाने लगा। अच्छा, ग्रह दिखाने लगा। अच्छा, टिप्पणी जी ग्रह दिखी है। अच्छा। बोले आपने हमारे बच्चों के ग्रह दिखाए हैं आपका, तो हम इसके लिए इससे आपकी जमीनें देवता की जमीनें हम नहीं लेंगे। अच्छा। और उसी समय जो मंदिर थे, मंदिरों के पास बहुत सारी जमीन थी। मंदिर किसके थे? ब्राह्मणों और राजपूतों के थे, तो उन्हीं का अधिकार था। तो जोतने वाले कौन थे? काश्तकार थे, किसान थे, चौधरी थे और दूसरे थे। तो वो जमीनें भी मंदिरों की जमीनें भी बंट करके मुजारों को गई। उसमें एक शर्त आई थी कि अगर जमीन देवता के नाम पर है उसका बंटवारा नहीं हो सकता। ओके। एक दूसरे सैनिक हैं जो सेना में काम करते हैं, अगर उन्होंने अल्लाह फार्म भरा हुआ है तो उनकी जमीन भी नहीं ली जा सकती। ठीक है। विधवाएं हैं, उनकी जमीन भी नहीं ली जा सकती, लेकिन काश्तकारी नहीं तोड़ी जा सकती। ओके, ऐसा ये उपन्यास था। तो इसका जो हम बात करते तो इसका जो ये मुजाहरा एक्ट था, इसका लाभ पर्टिकुलरली हम बात करें तो किस किस एरिया को में ज्यादा हुआ? जहाँ पर मुजाहरा एक्ट लागू हुआ वो न्यू हिमाचल में ही। मेरे उपन्यास में एक सीन आता है कि विधानसभा में जब वो एमएलए जाकर के बैठते हैं तो सामने पहचाने जा सकते हैं कि ये ओल्ड हिमाचल का एमएलए है या ये न्यू हिमाचल का एमएलए है, चाहे वो दोनों एक ही पार्टी के हो, पर पहचान की जा सकती है। क्योंकि वहां पर वो एक्ट लागू नहीं हुआ था। जब आंदोलन हुआ तो लोगों को विधानसभा से उठा करके सोलन वगैरह एरिया में छोड़ा गया। तो उन लोगों ने उनको कोऑपरेट किया, क्योंकि वहां पर एक आंदोलन चला था। अब मैं उसको भूल रहा हूँ, डॉक्टर परमार ही उसके अगवा थे, वैद्य सुरत सिंह लोटा, लूण लोटा, तो वो भी राजा के अगेंस्ट था वो आंदोलन। तो उन्होंने किसानों की सहायता की, रोटियां दी और फिर आंदोलन करने के लिए उनको फिर भी उकसाए रखा। जी ये था सर। मैं चूंकि हमने सीधी बात उपन्यासों से शुरू की, मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि त्रिलोक मेहरा जी का पूरा जीवन एक शिक्षक का रहा है, और शिक्षक का भी एक ऐसे जीवन का रहा है कि तमिल को सीखने के लिए इन्होंने 1 साल पढ़ाई की नौकरी करते हुए, और फिर बाद में आके तमिल पढ़ाई भी स्कूलों में। सर ये जो तमिल वाला कनेक्शन है ना। और आप तो बड़ा हैरान होंगे, मैं तो 18 साल की 18 साल की उम्र में लैंग्वेज टीचर लगा था। अच्छा जी। और मैंने लंबगांव में मेरी पढ़ाई हुई थी और जंगलबैरी में मेरी जब पोस्टिंग हुई तो मैंने अपने ही क्लास फेलो को 10वीं में पढ़ाया। अच्छा जी। अगले साल
60 में मैट्रिक की और 68 में प्रभाकर अनट्रेन टीचर लगा। और वहाँ पर मेरी पोस्टिंग जब हुई तो मेरे जो क्लास फेलो थे वो मेरे सामने आ गए, कह रहा तू हूँ यहाँ पर रोब जमाना बाद देख स्कूल में तो हाँ मास्टर, बाहर में तो हाँ क्लास फेलो। ठीक है। तो जब लैंग्वेज की बात आती है तमिल एक 3 लैंग्वेज फार्मूला बहुत पुराना है। अच्छा जी। तो उसमें और वो सही भी है कि साउथ की भाषा नॉर्थ में, नॉर्थ की भाषा साउथ में पढ़ाई जाए ताकि हिंदी का प्रसार हो जी। तो हिमाचल में तमिल तेलुगु 2 भाषाओं को चुना गया। तीसरी उर्दू भी थी पंजाबी भी थी, लेकिन उर्दू और पंजाबी यहीं पर लोकल सीख सकते थे। और तमिल और तेलुगु को सीखने के लिए साउदर्न लैंग्वेज इंस्टीट्यूट मैसूर जाना पड़ता था। तो हम 10 टीचर्स जो हैं वो यहाँ से सरकार ने डिप्यूट किए और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो हमने 9th-10th में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में तमिल और तेलुगु को पढ़ाया। ठीक है। मैं तमिल पढ़ा था इसलिए मैं बोर्ड ऑफ स्कूल का एजुकेशन में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हुआ, पेपर सेटर हुआ जी। सर अभी तो ये 3 उपन्यासों की मैंने बात की, इसके अलावा जो आपका और विधाएं है साहित्य की उसमें क्या क्या काम किया? कहानी मेरे कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं सर। मेरे 3 कहानी संग्रह, चौथा छपने गया हुआ है जी। पहला है कटे फटे लोग जी। दूसरा है मम्मी को छुट्टी है। तीसरा है अंतिम राय का सच जी। और जो छपने गया हुआ सर इसका नाम है दरारें। अच्छा जी। दरारें में से एक कहानी मेरी अभी पिछले हफ्ते इसमें दिव्य हिमाचल में छपी, 2 किस्तों में छपी जी। उसकी 6 टिप्पणियां आई जी, मंगवाई हुई थी। वो 6 टिप्पणियां ही मुझे बड़े उत्साहित करती हैं और उन्होंने इस कहानी को कालजयी कहानी कहने की कोशिश की है। मेरी एक कहानी भ्यागड़ा कहानी अखिल भारतीय विपाशा कहानी प्रतियोगिता हुई थी 2009 में। अच्छा जी। उसमें ये सम्मानित हुई थी, पुरस्कार मिला था जी। हाँ जी। मेरी सभी कहानियों का जो दायरा है वो ग्रामीण है जी। ग्रामीण लोग ही हैं जी। शहर की तो हम बात कर ही नहीं सकते जी। कई कहानियां काफी चर्चित हैं जी। सर आप पर्टिकुलर जिस कम्युनिटी से आते हैं उनका भी एक बड़ा स्ट्रगल की लाइफ रही है, उनका भी विस्थापन हुआ है। पहले उनका जो आजीविका के संसाधन कुछ और थे, वक्त बदला, वो संसाधन बदले तो उनको भी कई जगह से विस्थापित होना पड़ा। कोई नगरोटा में बसे, कोई बैजनाथ में बसे। उपन्यास में जी मुझे पता था भाई हमारे जो कम्युनिटी के चौधरी तो सेटल हो गए, लेकिन हमारे लोग नदियों के किनारे ही रहे, मछलियां मारते रहे जी। एक नदी सूख गई, घाट उठाया था वहीं चले गए, वहां लगा लिया, वहां से चले गए तो वहां लगा लिया, उनका कोई ठिकाना नहीं था जी। और जब मुजाहरा एक्ट लागू हुआ तो जो वो घराटी थे उनको मुजाहरों ने उठा दिया, बंद कर घराट, उनके पास मारती पीट हुई जी। तो उसका वर्णन भी मेरा उस उपन्यास में है जी। मुंडू में ही है ये भी बात की है। तो ये जो अभी आपका चौथा कहानी संग्रह की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें यह देखते हैं कि आपका जितना भी काम रहा है लेखन में उसके ऊपर आपने रिसर्च की है, शोध की है, आपने खुद यात्राएं की है और बड़े सेंसिटिव इश्यूज पे बात की है आपने, जहाँ पे कहीं ना कहीं कास्ट डिफरेंसेस थे, आमने सामने की लड़ाइयाँ हुई और इतने मतलब रिस्की जो आपके विषय वस्तु थे उनके ऊपर आपने एक ताना बाना बुना अपने उपन्यासों का। तो ये जो कहानी संग्रह जो अभी प्रकाशनाधीन है इसका क्या सर बैकग्राउंड क्या है? ये कहानियां जो हैं वो अलग तरह की कहानियां हैं। जैसे लोग विदेश जा रहे हैं जी, घर में बूढ़ी माँ ही रह रही है जी, और ऐसे भी किस्से हुए कि आदमी मर जाता है, घर में रहा हुआ जो बूढ़ा आदमी मर जाता है, वो विदेश में गया हुआ, उसको आने का वक्त नहीं है जी।
तो गांव का दूसरा आदमी पैसे लेकर के उसका संस्कार करता है। जी। इस तरह का किस्से भी आए। तो ऐसी कहानी भी है, ऐसी कहानी भी है जिसमें आचरण की सीमाएं लांघी गई और जो शारीरिक संबंध थे उन्होंने संबंधों की को न माना, उनकी पुण्यता को नहीं माना, अतिक्रमण किया। और ऐसी कहानियां भी हैं जहाँ पर जैसे विस्थापन की, ऐसा समय ऐसा भी आया जब उद्योगीकरण हुआ तो लोगों के पास रोटी गांव में नहीं मिल सकती है, वो बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो उनके घर बंद हो जाते हैं। और जिस समय की वो कहानी है बूढ़े घर का राग, तो उसमें वो गांव के लगभग सारे ही घर ही बंद हो गए हैं। तो मास्टर लोग होते हैं गांव में रहने वाले, उनको वो घर दे दिया कि तू ख्याल कर, इसका देखभाल भी कर और तेरे से किराया नहीं लेना हमने। ठीक है। और बाद में मास्टर रिटायर भी हो जाते हैं तो घर छोड़ जाते हैं उनको, और घर वैसा ही वैसा बंद रहता है। इस तरह की घरों की समस्या को मैंने उसमें उजागर किया है। ठीक है सर। सर थोड़ा ये जो आज चूंकि आप एक यहाँ पे काव्य पाठ में आए हैं, तो कविता को लेके, कविता विधा को लेके जो काम किए इसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। कविता तो बड़ा सेकेंडरी है मेरा। लिखता था मैं पहले कविता, लेकिन जब जैसे कहानियां लिखना शुरू की, संगत जैसी मिली, तो उसमें कहानियों की तरफ रुझान बन गया। तो कभी कभी कविता भी लिखता हूँ। तो कविता यथार्थवादी कविता ही होती है मेरी। जैसे आज मैंने ठेकेदार पर कविता पढ़ी जी, तो मैं ही ठेकेदार जी। देखते हैं आज जो इलेक्शन होते हैं उसमें कौन भाग लेता है? ठेकेदार भाग लेते हैं जी। कार्य जितने निर्माण के कार्य होते हैं कौन लेता भाग? ठेकेदार होता है। रिसर्च कौन कराता है? ठेकेदार करवाता है। स्कूल कौन चला रहा है? ठेकेदार करवा रहा है। तो ये ठेकेदारी प्रथा जो है, इसने जो आम आदमी के जीवन को जकड़ दिया है जी। और आउटसोर्स क्या है? शोषण है। तो ये शोषण है आदमी नौजवानों का। तो इस तरह जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको मैं अपनी कविताओं का जहाँ मेरा मन करता है तो उसको मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। सर आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। आपके उपन्यासों की बात हुई, आपकी कहानियों की बात हुई। भविष्य में हम जरूर आपके हर उपन्यास को पढ़ने के बाद आपसे सवाल करेंगे, आपके जो कैरेक्टर्स है ना, उनके ऊपर बात करेंगे। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं नए जो नवोदित जो लेखक है, लखारी है हिमाचल के, उनको किस तरह से लेखन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? आज लेखन बड़ा कम हो गया है क्योंकि आज टेक्निकल युग है। सारे कंप्यूटर की ओर दौड़ रहे हैं, है ना, मशीनों की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन इनके बीच में भी दिल तो होता है। मशीनें, कंप्यूटर सब शुष्क हैं। आदमी को अपनी मानसिक शांति के लिए साहित्य पढ़ना और लिखना जरूर चाहिए जी, ताकि उसको शांति मिले, उसकी नींद, उसको गहरी नींद मिले। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मंच पे मुलाकात करेंगे सर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।